जय हिंद दोस्तों। तो आज फिर पार्ट 2 के माध्यम से उसी लेसन के साथ जिसका नाम था खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। तो बच्चों, खनिज और ऊर्जा संसाधन जो अपने चैप्टर है, लेसन है, इसी को आगे के क्रम में बढ़ाते हुए वीडियो पार्ट 2 के माध्यम से आज हम समझेंगे कि खनिजों की उपलब्धता, कि भाई खनिज कहाँ पाए जाते हैं, किस जगह पाए जाते हैं। इसका बाकायदा एक बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है कि खनिजों की उपलब्धता। और जहां तक आपके मन में जो जिज्ञासा हो रही होगी इस मैप को जानने की, तो जो वीडियो नंबर 3 है उसके बाद से हम इस मैप को भी कोशिश करेंगे जानने की, और साथ में इसके जो साथ मैप को भी क्या है आपके साथ ऐड कर दिया जाएगा। तो इससे आपके क्या जो मानचित्र संबंधी जो नॉलेज है, वो ज्ञान है, वो आपका बढ़ेगा। तो इस चीज को भी हम कल वाले वीडियो से शुरू कर देंगे इसको देखने के लिए। तो आइए बच्चों, इसी लेसन को आगे बढ़ाते हुए इसके साथ में जो हमारे सामने जो पहला टॉपिक है वो है खनिजों की उपलब्धता। खनिज पाए कहाँ जाते हैं, यानी कहने का मतलब है कि खनिज कहाँ पाए जाते हैं। तो आज इस चीज को हम आगे बढ़ाते हुए और इसी लेसन को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। तो देखिए कि खनिज अयस्क में पाए जाते हैं, सीधी सी बात है। खनिज कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? अयस्क में। तो ये कह रहा है कि खनिज अयस्क में पाए जाते हैं और किसी भी खनिज में अन्य तत्वों या अवयवों के मिश्रण। तो क्या कह रहा है कि कोई भी खनिज होता है उसके अंदर कोई तत्व या कोई अवयव दूसरे पदार्थ के मिश्रण या संचयन, यानी वो अगर उसके अंदर इकट्ठे हो, उसे अयस्क शब्द इस्तेमाल किया जाता है। सपोज करो कि कोई भी खनिज है, उसके अंदर बहुत सारे क्या है तत्व है या बहुत सारे उसके अंदर अवयव मिल रखे हैं, उसको हम अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क। एग्जाम्पल के तौर पर एक आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। जमीन के अंदर से अगर कोई हम लोहा निकालते हैं, लोहा, तो लोहे के साथ प्रॉपरली लोहा तो हो गई नहीं, उसके साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी वगैरह ये भी चीज होगी, तो वो अयस्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अयस्क। तो यही बात ये कह रहा है कि किसी भी खनिज में अन्य तत्व, जो बहुत सारे तत्व होते हैं, अवयव होते हैं, जो मिश्रण होता है, वो जो संचयन उसके अंदर इकट्ठा होता है, उस शब्द उसके लिए हम क्या शब्द उपयोग करते हैं? अयस्क का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। खनन का आर्थिक महत्व तभी है कब? जब अयस्क में खनिजों का भंडार पर्याप्त मात्रा में हो। तो ये कह रहा है कि खनिज का कोई आर्थिक महत्व तभी ज्यादा होता है जब किसी भी परत के अंदर खनिज बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हो और उनकी मार्केट में डिमांड और या वैल्यू भी होनी चाहिए, तभी उसका आर्थिक महत्व होता है। तो जब अयस्क में खनिजों के भंडार में पर्याप्त मात्रा में हो। आगे देखिए कि खनिज कहाँ पाए जाते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन क्या था बच्चों, कि खनिज कहाँ पाए जाते हैं। तो खनिज प्राय निम्न सेल से प्राप्त होते हैं। सेल का मतलब क्या है? यहाँ पर चट्टाने। क्या होता है बच्चों? सेल का मतलब चट्टाने। चट्टाने 3 प्रकार की होती है बच्चों। कितने? 3। एक होती है आग्नेय, एक होती है अवसादी, एक होती है कायांतरित। तीनों के बारे में थोड़ा देखो, सुनो क्या होती है। आग्नेय चट्टाने, आग्नेय चट्टान के अंदर जैसे नाम में आ रहा आग, तो आग्नेय चट्टाने कैसे बनती है? जब जब ज्वालामुखी फटते हैं तो उससे मैग्मा निकलता है, और मैग्मा धरातल पे क्या होता है बच्चों? ठोस अवस्था में जम जाता है, और इससे जिन चट्टानों का निर्माण होता है वो आग्नेय चट्टाने कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? आग्नेय चट्टाने कहलाती है। और आग्नेय चट्टानों पर जब बहुत ज्यादा ताप यानी हीट, दाब यानी प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है, तो वो किसमें परिवर्तित हो जाती है? अवसादी चट्टानों में, या अपघटित होकर टूट जाती है। अवसाद यानी टुकड़ों में टूट जाती है। और अवसादी चट्टानों पर पुनः ताप और दाब बढ़ता है, तो वो किसमें टूट जाती है? कायांतरित चट्टानों में। और कायांतरित चट्टानों पर पुनः ताप और दाब जब बढ़ता है तो वो किसमें कन्वर्ट होती है? वापस आग्नेय चट्टानों में। तो इस प्रकार आग्नेय चट्टान किसमें कन्वर्ट हुई? अवसादी में। ये किसमें हुई? कायांतरित में। कायांतरित वापस किसमें हुई? आग्नेय चट्टानों में। तो ये सेल चक्र चलता रहता है, इसे सेल चक्र कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? तो ये कहता है कि खनिज कहाँ पाए जाते हैं। तो खनिज निम्न सेल समूह में पाए जाते हैं, चट्टानों में पाए जाते हैं। ठीक है। सबसे पहले आग्नेय व कायांतरित चट्टानों में पहला क्या है भाई, कि खनिज कहाँ पाए जाते हैं। तो ये कह रहा है कि निम्न सेल समूह में पाए जाते हैं। पहला, आग्नेय व कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, भाई जो चट्टानों के बीच में कोई दरार है, कोई जोड़ है आपस में, कोई ब्रांच यानी बीच में कोई खाली जगह है, विद्रोह यानी खाली जगह में मिलते हैं। तो कोई चट्टान के बीच में कोई दरार, कोई विदर, कोई खाली जगह वहां पर पाए जाते हैं। छोटे जमाव
शिराओं के रूप में होते हैं। कोई छोटे जमाव है तो पतली शिराओं के रूप में होते हैं, और बड़े बड़े जो खनिज पाए जाते हैं, जो जमाव होते हैं, वो बड़ी बड़ी परतों के रूप में क्या है, तो ये कह रहा है कि बड़े जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है। इनका निर्माण कब होता है बच्चों? जब ये तरल या गैसीय अवस्था में दरारों के सारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। तो ये क्या कर रहा है कि जो पृथ्वी के अंदर जो भी खनिज है वो तरल अवस्था में होते हैं, भूपृष्ठ की ओर आते हैं, ठोस अवस्था में क्या जम जाते हैं। सेकंड, कि अनेक खनिज तो क्या अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। और इनका निर्माण क्षैतिज परतों के निक्षेपण से, यानी कुछ क्षैतिज परतों के टूटने से होता है। आगे, कुछ खनिज धरातलीय चट्टानों के अपघटन से, धरातल यानी पृथ्वी, पृथ्वी के ऊपर कोई चट्टाने है, ये अपघटन हो गया। अपघटन का मतलब टूटना। तो कुछ चट्टाने होती है, आपने देखा होगा भूस्खलन वगैरह होते हैं, कुछ चट्टाने क्या होती है, अपने आप टूट जाती है। देखो, टूटने के केवल दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण, या तो उनके अंदर कोई भौतिक क्रिया हुई है। क्या हुई है? भौतिक क्रिया। और दूसरा जो मुख्य कारण है, या कोई रासायनिक क्रिया हुई है। तो ये कह रहा है कि कुछ जो हमें खनिज है, वो जो धरातल की जो चट्टाने होती है, ये क्या हो जाती है, अपघटन हो जाता है, इनका टूट जाती है। तो जब बहुत सारी चट्टाने टूटती है तो उसके बीच में से कोई ना कोई खनिज हमें प्राप्त हो जाते हैं। तो धरातलीय चट्टानों से प्राप्त होते हैं। कभी कभी क्या होता है, चट्टाने घुलनशील होती है, बारिश हो गई, ऊपर वाला हिस्सा घुल गया, या बारिश के कारण अपर्दन हो गई, बहकर चला गया ऊपर वाला हिस्सा, तो बचा हुआ अपशिष्ट, जो बाद में जो अपशिष्ट रहता है, वो चट्टानों में बची रह जाती है, और इसी प्रकार हमें बॉक्साइट प्राप्त होता है। कोई चट्टान है, बारिश आई तेज, ऊपर वाला घुल गया हिस्सा, और नीचे जो अपशिष्ट बचा है उससे भी हमें खनिज मिलते हैं, जैसे कैवियरा की बॉक्साइट इसी प्रकार प्राप्त होता है। अगला बच्चों बात करें पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल। तो पहाड़ियों का आधार देखो पहले कौन सा होता है? ये पहाड़ी है, ये इसका आधार है ऊपर, ये इसकी घाटी है, क्या है, और ये घाटी की तल्ली है। तो तीनों शब्द आ गए हमारे पास। पहाड़ियों का आधार, घाटी और तल की रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में। तो ये जो तल के अंदर जो रेत है, इसके अंदर भी हमें क्या कुछ खनिज क्या जमे हुए मिलते हैं, क्योंकि बारिश होगी, कुछ खनिज घुलनशील होते हैं, वो घुल घुल करके नीचे रेत के अंदर जमा हो जाते हैं। तो घाटी तल के जलोढ़ जमाव के रूप में कुछ, ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि तल की रेत में जलोढ़ जमाव की, ये मिट्टी जो बारिश के साथ आएगी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी, तो जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं, और इसे प्लेसर निक्षेप कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि प्लेसर निक्षेप क्या है। तो घाटी तल के घाटी के तल के जलोढ़ जमाव के रूप में कुछ खनिज पाए जाते हैं, जिन्हें प्लेसर निक्षेप कहा जाता है, जाना जाता है, और जल के द्वारा घर्षित नहीं होते हैं। जब ये पानी बहकर आता है तो उसके साथ घर्षण से घुलनशील नहीं होते हैं, तो नहीं होते हैं। और इन खनिजों में जैसे सोना है, चांदी है, टिन है, प्लेटिनम है, वो प्लेसर निक्षेप के उदाहरण है कि ये क्या घाटी के तल में जलोढ़ जमाव के रूप में हमें क्या दिखाई देते या मिल जाते हैं। अगला, महासागरीय जल में भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? महासागर के जल के अंदर। हालांकि देखो, महासागर जो है वो बहुत विस्तृत होते हैं, फैले हुए होते हैं, और महासागरों से जो खनिजों को निकालना एक कठिन प्रक्रिया है। तो कोई भी खनिज तभी मूल्यवान होता है जब उसके निष्कर्षण में लागत कम आए या आसानी से हो जाए। तो ये क्या कह रहा है कि महासागरीय जल में विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, परंतु इन खनिजों के विस्तारित बहुत ज्यादा फैले होने के कारण इनकी सार्थकता या उपयोगिता कम है, भाई निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का अभाव है, तकनीक का। नमक है वो हमें महासागरों से प्राप्त होता है, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन आदि। लेकिन महासागर की जो तल्ली है, क्या है, महासागर की जो तल्ली है नीचे वाली, वो मैग्नीज ग्रंथाओं क्या है, जो ग्रंथिकाओं है उसकी धनी है, यानी महासागर की जो तल्ली है उसमें वो बहुत मात्रा में क्या है, मैग्नीज पाई जाती है, या उसी की कह सकते हैं, तो उसकी परत पाई जाती है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो, साइड हो जाओ। तो एक बार देखिए वापस कि खनिज प्राय कहाँ पाए जाते हैं, तो शैल समूह में। पहला तो इसने कहा आग्नेय कायांतरित चट्टानों में, और उनमें भी कहा
दरारों, जोड़ों, भ्रंश और विद्रोह में पाए जाते हैं। छोटे जमाव किसके रूप में? शिरा के रूप में। बड़े जमाव परत के रूप में। और आगे अनेक खनिज अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं 37 परतों की निक्षेपण से। कुछ तो ये कह रहा है कि पहाड़ियों के आधार तल में किसके रूप में? प्लेसर निक्षेप के रूप में, प्लेसर निक्षेप के रूप में। अगर हम बात करें सोना, चांदी, टिन, प्लेटिनम, इसी का उदाहरण है। अगला कि महासागरीय, तो कुछ खनिज धरातलीय चट्टानों के अपघटन से भी प्राप्त होते। पॉइंट रह गया था, इसको भी देख लो कि कुछ खनिज है वो धरातल के ऊपर जो भी चट्टान है उसके टूटने और से क्या प्राप्त हो जाते हैं। जैसे बॉक्साइट इसका उदाहरण है, जो घुलनशील नहीं होते हैं मारे जाते हैं। और इसमें अगला है पहाड़ियों के आधार तल पर, ये बता ही दिया। अगला महासागरीय तल में भी क्या विशाल खनिज पाए जाते हैं, और इनकी सार्थकता कब है, कब होगी? जब इनको आसानी से निकाला जाए। जैसे नमक, मैग्नीशियम, ब्रोमाइन वगैरह, ये सारे महासागरीय तल में क्या पाए जाते हैं सर्वाधिक मात्रा में। तो बच्चों इसी को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा एक अपने जो बुक के अंदर, जो बॉक्स के अंदर एक वो तथ्य आ रखा है जिसमें लिख रखा है क्या आप जानते हो, उसको और देख लेते क्या क्या जानने की कह रहा है। देखो पहले मैं इसको रफ कर दूं। एक रोचक तथ्य है, इसको और देख लो। और इसके अंदर भी हमका क्या पढ़ रहे हैं? रेट और खनन। रेट और खनन। अब देखो बच्चों, ये क्या है रेट और खनन? सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, ये बांग्लादेश है, ये तो आपको दिख रहा होगा, मुझे पता है, इसके अंदर आ जाता है। बांग्लादेश के जस्ट ऊपर ये है मेघालय। क्या है बच्चों? मेघालय। यहाँ की कहानी आएगी, इसके अंदर तरीके से देख लेना थोड़ा। मेघालय के अंदर, नहीं तो मुझे टेम्परेरी नक्शा यहाँ बनाना पड़ता है अभी। क्या आप जानते हैं कि भारत में जो ज्यादातर जो खनिज है वो राष्ट्रीयकृत है? राष्ट्रीयकृत का मतलब देश के है। तो ये कह रहे हैं कि भारत के अंदर जो ज्यादातर खनिज है वो राष्ट्रीयकृत है, यानी हमारे देश के है, हमारे सरकार के है। ठीक है। और इनका निष्कर्षण सरकार की अनुमति के बाद ही होता है। और जब सरकार अनुमति दे दे उसके बाद ही इन खनिजों को क्या हम प्राप्त कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। पहली लाइन क्या कहा कि हमारे देश के अंदर जो ज्यादातर खनिज है वो क्या है, हमारे देश के राष्ट्रीयकृत है, और सरकार की अनुमति के पश्चात इसका निष्कर्षण हो सकता है। और किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजाति क्षेत्रों में, उत्तर पूर्वी, उत्तर कौन सी? ये चार दिशाएं होती है, ये पूर्व, ये पश्चिम, ऊपर है उत्तर, नीचे है दक्षिण। ये इलाका उत्तर और पूर्वी, तो ये रहा, ये ऊपर उत्तर और इधर पूर्वी। तो खासकर मेघालय की बात हो रही है। तो इधर है किंतु उत्तर पूर्वी भारत में अधिकांश जनजातीय क्षेत्र है। कैसे है बच्चों? जनजातीय क्षेत्र है, वहां जनजातियां निवास करती है बहुत सारी। तो जनजातीय क्षेत्र है, और खनिजों का स्वामित्व व्यक्तिगत समुदायों को प्राप्त, और वहां पर जो खनिज पाए जाते हैं कहां पर? उत्तर पूर्वी राज्य के अंदर भारत के। थोड़ा मैं टेम्परेरी नक्शा बना लेता हूँ क्या। तो कह रहे कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य, यहाँ पर जो मेघालय के अंदर जो यहाँ पर जो अधिकार है वो सरकार नहीं निकालती है। वहां पर क्या, वहां की जनजाति या समुदाय के लोग खनिज निकालते हैं। अब जैसे कह रहे हैं कि मेघालय के अंदर बात करते हैं तो वहां पर कोयला, लोहस्क, चूना, डोलोमाइट, ये चूना डोलोमाइट ध्यान रखना सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल है। तो ये कह रहा है कि विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, वहां पर निक्षेप यानी जमा पाए जाते हैं, कोयला वगैरह ये सारी चीजें पाई जाती है। लेकिन मेघालय के अंदर इलाका है जोवाई और चेरापूंजी। क्या नाम है? जोवाई व चेरापूंजी। तो कह रहा है कि जोवाई और चेरापूंजी के अंदर क्या होता है
कि कोयले का खनन, कोयले का खनन वहां पर तो परिवार के सदस्य एक लंबी सुरंग के रूप में करते हैं। किसके रूप में? सुरंग, एक सुरंग बना लेते हैं भाई। सपोज करो यहाँ कोयला निकल रहा है, यहाँ ये सुरंग बना ली यहाँ से, और यहाँ पिलर बनाते हुए और ये क्या कोयले को निकालते रहते हैं इस प्रकार से। तो अगर हम बात करें तो मेघालय के अंदर जोवाई और चेरापूंजी के अंदर जो खनन है वहां के परिवार के लोग करते हैं, वहां के सदस्य करते हैं, एक लंबी सुरंग के रूप में करते हैं। और जिसे हम क्या कहते हैं? रैट होल खनन कहते हैं, यानी रैट माइनर्स, यानी चूहे की तरह सुरंग बनाकर क्या खनन करते हैं। बीच में कई सारे पिलर भी बनाते जाते हैं जिससे सुरंग टिकी रहती है, और जिसे रैट होल खनन कहते हैं। लेकिन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसे क्या कर दिया है? क्रियाकलापों को अवैध घोषित किया है कि वहां ऐसा नहीं करना चाहिए, और सलाह दी है कि तुरंत ऐसे खनन को, माइनिंग को क्या कर देना चाहिए? रोक देना चाहिए। तो ये चीज भी ये थोड़ी है। अब देखो थोड़ा सा टॉपिक और देख लेते हैं, उसके बाद अपने लौह खनिज, जो धात्विक खनिज है ना, जिसके दो प्रकार लोह और लोह, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और नक्शे को जानने की कोशिश करेंगे। भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली। ये क्या कह रहा है? कि भारत है, यहाँ पर बहुत ही अच्छे और विविध प्रकार के क्या पाए जाते हैं बच्चों? खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, पहली बात कंप्लीट हो गई। सेकंड कह रहा है कि मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में, प्रायद्वीप क्षेत्र पता होना चाहिए पहले। जो ये इलाका है, ये अपना ये इलाका, ये पूरा प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? प्रायद्वीप। तो ऐसा भूभाग जो जल से तीन ओर से घिरा हो, कितनी ओर से? तीन ओर से, उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। जैसे हम भारत की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी से, किससे घिरा हुआ है? बंगाल की खाड़ी। नीचे क्या है? हिंद महासागर। दक्षिण इधर क्या है? अरब सागर। तो ये प्रायद्वीप है। ऐसा भूभाग जो जल की कितनी ओर से घिरा हो बच्चों? तीन ओर से घिरा, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। चारों ओर से घिरा हुआ उसे टापू यानी द्वीप कहते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि भारत के और खनिजों का वितरण कैसा? समान है, असमान? तो मैंने शुरू में बता दिया था, असमान वितरण है, कहीं ज्यादा तो कहीं कम। मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक, ये कह रहा है प्रायद्वीपीय चट्टानों में यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है? तो कोयले, कोयला। इसके अलावा अगर बात करें तो धात्विक खनिज, धात्विक खनिज कौन से? वे खनिज जिनमें धातु के अंश पाए जाते हैं। इसके अलावा अभ्रक और अनेक धात्विक खनिज भी पाए जाते हैं। ठीक है, प्रायद्वीप के पश्चिम, तो प्रायद्वीप का पूर्व ये रहा और पश्चिम ये रहा, जो गुजरात वाला इलाका है, गुजरात से लेकर केरल तक। यहाँ पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, और ये अपने नीचे केरल। तो ये कह रहा है कि पश्चिम में उत्तर पूर्वी परसों पर गुजरात के असम की तलछटी चट्टानों में अधिकांश तेल निक्षेप पाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्रायद्वीप के पश्चिम में ये रहा और असम के अंदर क्या है बच्चों? तेल निक्षेप है। क्या है? तेल निक्षेप। कहां पर कह रहा है? गुजरात वाला तट और असम वाला इलाका। असम के अंदर मोरन, नाहरकटिया और डिगबोई वगैरह ये तेल उत्पादक क्षेत्र, ध्यान रखना। प्रायद्वीप शैलक्रम के साथ राजस्थान में अनेक लोह खनिज पाए जाते हैं। दूसरी बात ये कह रहा है कि राजस्थान साइड है, खनिज पाए जाते हैं, लेकिन लोह खनिज नहीं, अलोह खनिज है, संगमरमर वगैरह ये चीजें होगी। ठीक है ना, अभ्रक वगैरह। अगर हम बात करें उत्तर का मैदानी भाग, ये अपना उत्तर का मैदानी भाग है ये वाला। तो उत्तर के मैदानी भाग बच्चों रट लो, उत्तर का मैदानी भाग संसाधन विहीन है, वहां किसी भी प्रकार के संसाधन नहीं पाए जाते। संसाधन विहीन। तो फिर यहां पर है क्या? तो यहाँ पर विस्तृत बड़ी मात्रा में कृषि होती है बच्चों, क्योंकि यह समतल भाग है, नदियों का क्षेत्र है, जलोढ़ मिट्टी है इसका, और जनसंख्या, औद्योगिक क्षेत्र ज्यादा है। तो इस कारण यहाँ पर क्या होता है बच्चों? खेती बाड़ी होती है, कृषि होती है। यहाँ पर किसी प्रकार के ज्यादा संसाधन नहीं पाए जाते। तो ये कह रहा है कि उत्तर का मैदानी भाग है वो संशोधन विहीन है, ये आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है, और ये विभिन्नताएं खनिजों की रचना और अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना, ये कह रहा है ये ऐसी विभिन्नता क्यों है कि कहीं पर खनिज है तो कहीं पर नहीं है? तो ये अंतर्गर्भिक संरचना के कारण, भाई पृथ्वी के अंदर को कुछ ऐसी अंदर कुछ घटना होती है जिसके कारण यहाँ नहीं है। आइए अब हम भारत के कुछ खनिजों का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि अयस्क का सांद्रण, उत्खनन, सुगमता, बाजार वगैरह कितना क्या होता है, और प्रभावी, और इसको महत्वपूर्ण प्रभावित या मांग की आपूर्ति के लिए जो भी विकल्प है उसके बारे में पढ़ेंगे, और निश्चय और भंडार के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, जो कल अपनी जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसके अंदर अपना सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसको एक एक करके मैप के ऊपर, बाकायदा बोर्ड के ऊपर आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा, और जिसके अंदर पहला हमारा टॉपिक रहेगा लोह
खनिज। क्या रहेगा बच्चों? लौह खनिज। अगर हम बात करें अधात्विक खनिज, धात्विक खनिज सॉरी, तो धात्विक खनिज कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक तो लौह, एक अलोह, एक बहुमूल्य खनिज। तो कल इसके अंदर हमारा लौह खनिज के बारे में स्टार्ट होगा, जिसके अंदर हम 2 टॉपिक के बारे में जानेंगे, एक लोहा और एक मैग्नीज। किसके बारे में? लोहा और मैग्नीज। तो बच्चों इसी के साथ आज विदा लेता हूँ इस क्लास से। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ आ रहा होगा। इसी प्रकार आप बने रहिए एजी सर क्लासेस। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।